हेलो दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं सरोज कमल गुप्ता जी की लिखी हुई अनोखी प्रेम कहानी का 10वां भाग। अगर आपने इस कहानी के पहले के 9 भाग नहीं देखे तो उनका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो चलिए आगे की कहानी शुरू करते हैं। इतना शब्द इत्तेफाक एक साथ यकीन करना मुश्किल है। माधव ने मेजर सर की तरफ देखते हुए एक गहरी सांस छोड़ते हुए कहा। मेजर सर ने भी उसे मुस्कुराते हुए देखा। तुम शक्ल से ही नहीं, अक्ल से भी प्रबल सिंह पर गए हो। आखिर खून तो उन्हीं का है, इसकी रगों में भी। गंगा जी ने माधव की तरफ ममतामयी नजरों से देखते हुए कहा। तुम कुछ हद तक ठीक हो माधव, लेकिन सिर्फ तुम तीनों की पढ़ाई और यहाँ आर्मी तक आने में बस, क्योंकि मैं अपनी बेटियों को स्वावलंबी होने के साथ साथ उन्हें आत्मनिर्भर भी बनाना चाहता था। बिना दोनों को ये पता चले कि वो आपस में जुड़वा बहनें हैं। मेरी नंदिनी कहा करती थी, अपनों के लिए तो सभी जीते हैं, लेकिन असल जिंदगी जीना तो वो है जिसमें बिना किसी रिश्ते के और स्वार्थ के, बिना दूसरों के लिए जिया जाए। लेकिन अंकल, निर्मल भाई और पवित्रा भाभी की शादी भी आप लोगों ने इसे जानबूझकर करवाई थी? बबलू ने पूछा। नहीं बबलू, ये हम सब जिंदगी का सबसे बड़ा इत्तेफाक था। मुझे जब पता चला कि मेरी पवित्रा ने शादी कर ली है तो गुस्से से मैंने भी अपनी गन लोड कर उसका पता लगाने खुद निकल गया। निर्मल को मैं बहुत पहले से जानता था, बल्कि मैं उसे पसंद भी करता था अपनी पवित्रा के लिए। शायद इसीलिए ही मुझे गुस्सा भी बहुत आया उसकी शादी की बात सुनकर। लेकिन जब पता लगाया तो पुरानी कड़ियाँ मिलती चली गई। किस्मत ने एक बार फिर से मुझे गंगा भाभी के सामने खड़ा कर दिया, एक नए रिश्ते के साथ। कहकर मेजर सर चुप हो गए। लेकिन अंकल, हमारे माता पिता के साथ क्या हुआ था? बबलू ने गंभीरता से पूछा। तुम्हारी माँ विजया क्रांति अपने नाम की ही तरह एक पत्रकार थी। एक केस के सिलसिले में प्रखर से उसकी इलाहाबाद हाईकोर्ट में मुलाकात हुई थी। फिर किसी न किसी बहाने से ये मुलाकातें बढ़ने लगी और प्यार हो गया। बात शादी तक पहुंची तो भाभी नहीं चाहती थी कि किसी भी तरह से उनका परिवार दुर्जन सिंह की नजरों में आए, लेकिन कब तक छुपाती वो। खैर, ये बात दुर्जन सिंह को पता चल गई, लेकिन इस बार उसने कुछ नहीं किया। वो शांत रहा। ये तूफान आने से पहले की शांति थी। तब तक बबलू, प्रखर और विजया की जिंदगी में आ चुका था। इस बीच दोनों को एक ही केस पर काम करने का मौका मिला। यहाँ इसी जिले में नकली शराब और बेरोजगार युवाओं को बहलाकर उनको विदेश में नौकरी दिलाने के बहाने ह्यूमन ट्रैफिकिंग की जाने लगी। साथ ही गैर कानूनी मानव अंगों का व्यापार भी सामने आया। पुलिस की अपनी एक हद होती है जिसमें बंद कर कानून भी बेबस हो जाता है। ऐसा ही कुछ प्रखर के साथ में था। लेकिन पत्रकार वो आजाद होते हैं, कहीं भी आ जा सकते हैं, बशर्ते उनकी दिशा और नीयत सही होनी चाहिए। विजया उन्हीं में से एक थी। सच्चाई सामने लाना उसके जीवन का एकमात्र उद्देश्य था। निडर और निर्भीक तो पहले ही थी। बस फिर क्या था, कुछ प्रखर की मदद और कुछ अपने खोजी आक्रामक स्वभाव से पुलिस से पहले ही उसने इस केस को सुलझा लिया था। प्रखर को जब पता चला तो बहुत खुश हुआ। वो इसे अब कानून की मदद से गुनहगारों को पकड़ने की तैयारी करने लगा। और यही उससे थोड़ी सी चूक हो गई। उसके ही डिपार्टमेंट का एक आदमी उन देशद्रोहियों से मिल गया जो मानव अंगों का व्यापार करने में लिप्त थे। इन सबसे बेखबर प्रखर और विजया अपनी योजना बनाने में लगे हुए थे। अब तक फाल्गुनी यानी कि फुलवा भी उनकी जिंदगी में आ चुके थे। वो 6 महीने की हो गई थी। जिस दिन प्रखर अपना आखिरी एक्शन प्लान एग्जीक्यूट करने वाला था, उससे एक दिन पहले ही दोपहर में विजया के पास फोन आया कि प्रखर का एक्सीडेंट हो गया है और वो सीरियस है। ऐसा ही फोन प्रखर को भी उसके ऑफिस में आया। जब प्रखर वहां पहुंचा तो देखा वो एक पुराना बंद हॉस्पिटल था। अंदर गया तो देखा विजया घायल बेहोश कुर्सी पर बंधी हुई थी। उसकी ऐसी हालत देखकर प्रखर अपनी सुध-बुध खो गुस्से से बौखला गया और अपनी परवाह किए बिना ही वो विजया की तरफ लपका और छुपा बैठा दुश्मन यही तो चाहता था। विजया को तो नहीं छुड़ा पाया, लेकिन खुद को दुश्मन की गिरफ्त में पाया। वो दुश्मन कोई और नहीं, दुर्जन सिंह था। उसने पुरानी दुश्मनी निकालने के लिए उन लोगों से हाथ मिला लिया था जिनके खिलाफ प्रखर और विजया ने सबूत जुटाए थे।
दुर्जन सिंह ने एक बार फिर से अपनी गंदी नजर और गंदे हाथ विजया पर डाले, मगर वो विजया थी। मेरी नंदिनी की तरह ही उसने भी उस रावण का मुकाबला किया, मगर दांव पर थी प्रखर की जान। वो कमजोर पड़ गई, लेकिन दुर्जन उसकी कमजोरी का फायदा उठाता उससे पहले ही उसने खुद को ही खत्म कर लिया। दुर्जन फिर हार गया एक स्त्री से। उसने गुस्से से धधकते हुए प्रखर को भी मौत के घाट उतार दिया। मेरा शेखावत की बात खत्म होते ही पूरे हॉल में वन ड्रॉप साइलेंस छा गया। सबके चेहरे आंसुओं से भीगे हुए दिख रहे थे। बस फाल्गुनी ही गंगा जी की गोद में सर रखकर सुबक रही थी। सर, आज सुबह गांव के बाहर जो ईंटों का भट्टा है, वहां पर 4 लोगों की लाशें मिली थी। उनका पंचनामा करवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया था। फिर उनके बारे में पता लगाया तो वो दुर्जन सिंह के मजदूर निकले। थाने में एक ऑफिसर ने आकर बबलू को शब बताते हुए वहां की खामोशी को तोड़ा। आज सबकी जिंदगी में कुछ बड़ा बदलाव आया था। एक बहुत बड़े राज पर से पर्दा उठा था। किसी की पहचान ही बदल गई थी, तो किसी के रिश्ते। बहुत कुछ सुलझ गया था तो कुछ उलझने गया था। बबलू और फुलवा सालों साल अपने माता पिता की मौत का राज जानना चाहते थे, क्योंकि उन्हें सिर्फ इतना पता था कि वो दोनों राजवंश परिवार के वारिस हैं, और पारिवारिक दुश्मनी में उसके माता पिता और उनके पिता के बड़े भाई के साथ उनके दोनों बच्चों की हत्या कर दी गई थी, जिसकी वजह से उन दोनों को बेंगलुरु में उनके मामा मामी के पास सुरक्षित रहने के लिए भेज दिया गया था। अब सही समय पर उन्हें वापस राजवंश परिवार में बुला लिया गया है, और जब राज उनके सामने खुला तो वो नफरत और बदले की आग में जलने लगे, जिसे गंगा जी ने अपने शीतल प्यार से शांत किया, उन्हें ये समझा कर कि बदले का अंजाम हमेशा बर्बाद ही होता है। और अपने परिवार का उदाहरण बबलू के सामने रख दिया। बदले का अंजाम हमेशा बर्बादी ही देता है, यह बात बबलू भी मानता है, और अपना उजड़ा हुआ परिवार देखकर वो इसीलिए शांत हो गया। लेकिन बदला तो लेगा, पर अपने तरीके से, कानूनी तरीके से। तो वही माधव भी अपने और गंगा जी के इस नए रिश्ते को लेकर उलझा हुआ था। वो मानने को तैयार ही नहीं था कि गंगा जी ही उसकी असल माँ है, लेकिन दिल का एक कोना उनको ही माँ मान रहा था। रात गहराती जा रही थी, मगर नींद किसी की आंखों में नहीं थी। पवित्रा अपनी माँ नंदिनी की तस्वीर के आगे खड़ी हो उनको ही देखकर निहार रही थी। देखने पर ऐसा लगता था जैसे वो शीशे के आगे खड़ी हो और ठीक उसके सामने सांवरी खड़ी। कभी पवित्रा को देखती तो कभी उस तस्वीर को। कोई पीछे से देखता तो ये नहीं समझ में आता कि उसके सामने सांवरी खड़ी है, क्योंकि वो पवित्रा के ठीक सामने थी और नजर नहीं आ रही थी। इसी धोखे में निर्मल ने आकर पवित्रा को पीछे से ही जकड़ लिया। मुझे पता था तुम यहीं मिलोगी नंदिनी माँ के पास। जीजू, मैं भी यहीं मिलूंगी। ये आपको नहीं पता था, सांवरी ने पवित्रा को उसकी पकड़ से छुड़ाकर अपनी तरफ करते हुए कहा। लेकिन तुम यहाँ क्यों हो? तुम्हें तो माधव के पास होना चाहिए। उसे अभी तुम्हारी जरूरत है शावी। मैं यहाँ अपनी माँ और बहन के साथ हूँ। और दूसरा, डॉक्टर साहब की बात, वो तो माँ के पास है, और तीनों बच्चे फुलवा यानी फाल्गुनी के साथ सो रहे हैं। बाबा और डॉक्टर बत्रा के साथ बबलू भी बातें कर रहे हैं और कुछ जानना चाहते हैं। सांवरी ने एक सांस में सब कुछ कह सुनाया। उसकी बात सुनकर निर्मल और पवित्रा एकदम से हंस पड़े। मैंने कोई जोक नहीं सुनाया है जो ऐसे हंस रहे हो आप दोनों, उसने बच्चों की तरह मुंह फुलाते हुए कहा। धीरे धीरे वक्त के साथ जिंदगी ने मिलकर चलने लगी। जितना कठिन पवित्रा को मेजर शमशेर सिंह शेखावत को पिता मानने में लग रहा था, उतना ही मुश्किल माधव के लिए भी था। लेकिन कहते हैं ना, बदला भी प्रकृति का नियम है, और लोगों ने भी जल्द ही इस बदलाव को स्वीकार कर लिया। लेकिन यहाँ कुछ और भी बदल रहा था। सबकी नजरों के सामने होते हुए भी कोई ध्यान नहीं दे रहा था। वह बदलाव था फुलवा के मन में डॉक्टर बत्रा के लिए एहसास का बदलना। वो कुछ दिन के लिए तो यहाँ रुके थे, लेकिन यह कुछ दिन फुलवा की पूरी जिंदगी बदलने वाले थे। लेकिन डॉक्टर बत्रा इन सब चीजों से बेखबर थे। उधर फुलवा थी अपने बदलते एहसास से बेखबर थी। बस उसे इतना पता था कि कोई उसे अच्छा लगने लगा है,
लेकिन क्यों, इसका जवाब नहीं था उसके पास। एक दिन कुछ मजदूर ताड़ के पेड़ों से निकलने वाला रस, जिसे ताड़ी कहते हैं, उसमें हल्का फुल्का नशा भी होता है, वो बड़ी हवेली पहुंचा गए थे, जिसके बारे में फुलवा और गंगा जी के साथ निर्मल को पता था, क्योंकि निर्मल ने ही मंगाया था। शेखावत सर के कहने पर उन्हें गांव की ताजी ताड़ी बहुत पसंद थी। जानते थे, बाकी किसी को नहीं मालूम था ये क्या होता है, लेकिन सांवरी उसे नॉर्मल नारियल पानी समझकर 2-3 गिलास गटक गई। ये देख फुलवा ने अपना सिर पीट लिया और भागी भागी पवित्रा के पास गई। बड़की भोजी छोटकी भोजी ने अनजाने ही ताड़ी पी गई है। उसने एक सांस में सब पवित्रा और निर्गुण को बता दिया। क्या, हे महादेव, अब क्या होगा? उसे ये हजम नहीं होता है। एक बार कॉलेज में गलती से एक फंक्शन में बियर पी गई थी। कैसे संभाला था उस वक्त, ये मैं ही जानती हूँ। और आज फिर से ये ताड़ी पी गई, अब तो शिव ही बचाए, पवित्रा ने अपना सर पकड़े हुए कहा। ताड़ी पीने के बाद शावी सीधा अपने रूम में गई मनस्वी को लेकर, जहां माधव सीरियस होकर लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था, शायद किसी को मेल का जवाब दे रहा था। सांवरी ने एक नज़र उसे देखा, फिर मनस्वी को बेड पर आराम से लेटा दिया और कंबल से उसे कवर कर दिया। थोड़ी दूर पर जाकर वो खड़ी हो गई और अपनी एक अंगुली के इशारे से माधव को अपने पास बुलाया। माधव को अजीब लगा, लेकिन वो उठकर उसके पास आ गया। क्या है, बोलो। कुछ नहीं डॉक्टर साहब, बस अपनी अंगुली का पावर देख रहे थे, ये भी काम करती है या नहीं। पर ये काम करती है। मेरी एक अंगुली के इशारे पर आप आ गए। माधव ने उसे घुरकर देखा और वापस आकर लैपटॉप पर बैठे गया। सांवरी अपने कमर पर दोनों हाथ रखे उसे ही घूर रही थी। कभी रोने जैसे मुंह बनाती तो कभी एकदम मासूम छोटे बच्चे की तरह। माधव भी ये सब नोटिस कर रहा था। उसके अंतर्मन ने चेतावनी दी कि जाने अनजाने सांवरी ने कुछ नशीला खा या पी लिया है। ए डॉक्टर साहेब, आप ना आजकल मुझसे प्यार ही नहीं करते हैं। मैं जा रही हूँ अपनी पावी के पास। ए पावी, कहाँ है तू? देख, तेरी शावी को कोई प्यार नहीं करता, ये झंडू डॉक्टर भी नहीं। माधव कुछ करता या समझाता उससे पहले ही सावी चिल्लाती हुई कमरे से भाग गई और सामने आती पवित्रा से टकरा गई। वो दोनों इससे पहले ही पवित्रा ने उसे संभाल लिया, समझ गई कि इसके ऊपर नशा चढ़ चुका है। पावी, देखना, मुझे कोई प्यार नहीं करता है, उसने सामने से आते माधव को देखते हुए कहा। लेकिन तू तो करती है ना? हाँ मेरी जान, मैं तुझे बहुत प्यार करती हूँ, पवित्रा ने उसे शांत करते हुए कहा। तू झूठ तो नहीं बोल रही है ना? नहीं, अब चल, नींबू पानी पी ले। नहीं चलूंगी, और नींबू पानी भी उस झंडू डॉक्टर को पिला। माधव उसे घूरकर रह गया। उसे खुद को घूरते देखकर सांवरी चिढ़ गई। ए पावी, देख ना, ये मुझे घूर रहे हैं, तो घूरने देना, मैं हूं ना। पवित्रा ने उसे दिलासा दिया और लाचारी से माधव को देखा। अरे, तू अभी है, बाद में नहीं होगी ना? तब ये झंडू डॉक्टर मुझे बहुत परेशान करते हैं, और मना करो तो ऐसे ही घूरते हैं, और मैं नन्ही मुन्नी सी बच्ची डर जाती हूँ। फिर ये अपनी मनमानी करते हैं। अभी वो आगे कुछ और बोलती कि निर्मल की आवाज। कौन अपनी मनमानी करता है शावी? जीजू। जीजू, ये है ना आपके भाई और मेरा झंडू डॉक्टर। सांवरी की उटपटांग बातों ने सबका हंस हंस कर बुरा हाल था, लेकिन दो लोगों का सच में बुरा हाल था, एक पवित्रा और दूसरे माधव। माधव की तो आज पोल पट्टी खुल रही थी सारी। जीजू, आप नहीं जानते कितने बेरहम है ये, जितने भोले भाले दिख रहे हैं उतने हैं नहीं। सावी, चुप हो जा। नहीं, आज मैं अपनी सारी दर्द भरी कहानी तुझे बता कर रहूंगी, ये डॉक्टर बाबू मेरे साथ क्या क्या करते हैं। इससे पहले कि वो कुछ और बोलती, पवित्रा ने उसका मुंह बंद कर दिया और उसे खींचकर अंदर कमरे में ले गई। दूसरी तरफ माधव की शक्ल देखने लायक थी। चुप, अब एक शब्द नहीं, और जब तक मैं ना आऊं यहाँ से हिलना नहीं, समझी? वो इतना बोलकर बाहर आई थी कि माधव ने पूछा, पवित्रा, उसने क्या पिया है? ताड़ी पी गई है बेवकूफ। और तुम जरा कमरे में जाकर उसका ध्यान रखना, मैं आती हूँ नींबू पानी लेकर। ये सुनकर माधव ने भी अपना सर पीट लिया। हाँ, तुम नींबू पानी लेने जाओ, तब तक वो घायल शेरनी मेरा शिकार कर दे। इतना ही डर लगता है तो ऐसी हरकत करते ही क्यों हो? अब भुगतो, मैं कुछ नहीं करने वाली।
पर मैंने किया क्या है, फिर डर क्यों रहे हो? अरे यार, तुम्हें पता है पिछले कुछ दिनों से जो मेरी जिंदगी में भूचाल आया था, उसमें मैं शावी और मनस्वी पर ध्यान नहीं दे पाया था। कई बार उससे बेरुखी से भी पेश आया था। माधव ने गर्दन और नजर झुकाते हुए अफसोस से कहा, तुम्हारी लाइफ में अकेले ही तूफान नहीं आया था, उसकी इनफैक्ट हम सबकी लाइफ में सुनामी आई थी, लेकिन सब संभले ना। तुमसे ज्यादा तो हम दोनों पर बीती है, और जो सच्चाई सामने आई है, तन बदन में एक आग सी लगी है। उस फैंसी को भी वैसे ही आग में भून दूं जैसे उसने हमारी माँ के साथ किया था। लेकिन चाहने से कुछ नहीं होता, जोश और होश को साथ लेकर चलना पड़ता है। तुम्हारी तरह नहीं कि एक बात को लेकर शोक मनाने बैठ जाओ और बीवी बच्चे से बेखबर हो वैरागी बन जाओ। बस पवित्रा हो गया, उसे अपनी गलती का एहसास है। पीछे से निर्मल ने आते हुए कहा, ये तुम्हारी पहली गलती है, इसीलिए माफ कर रही हूँ। अगर दोबारा मेरी सावी का दिल दुखाया तो वो बाद में, मैं पहले ही तुम्हारा पोस्टमार्टम कर दूंगी, समझे मिस्टर झंडू? पवित्रा ने उसे मीठी झिड़की देते हुए धमकाया। अबे यार, अब तुम मत शुरू हो जाओ ये झंडू बोलना। पहले ही पूरे कैंपस में मैं मुझे फेमस कर दिया था, अब यहाँ नहीं। माफ करो तुम दोनों देवियाँ, और मेरी वाली को शांत कराओ, माधव ने हाथ जोड़ते हुए कहा। अबे ओ डॉक्टर, मेरे अलावा और कौन है तुम्हारी वाली? पीछे से सांवरी ने लड़खड़ाते हुए कहा। हे महादेव बचा लो, अब तुम्हारा ही आसरा है। माधव ने आसमान की तरफ गर्दन उठाकर हाथ जोड़ते हुए कहा। उसे ऐसे करते देख पवित्रा और निर्मल मुंह दबाकर हंसने लगे। माधव ने उन्हें एक नजर घूरकर देखा और धीरे से दांत पीसते हुए बोला, बहुत ही मजा आ रहा है ना बड़े भाई, आप दोनों को? और पवित्रा, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूंगा, फिलहाल मैं इस देवी मैया को शांत कैसे करूं वो बताओ। तुम क्या महादेव भी अपनी देवी यानी पार्वती मैया को नहीं संभाल पाए, तो तुम कौन से खेत की मूली हो? निर्मल ने ठहाका लगाकर कहा, जिसे सुनकर पवित्रा ने आंखें छोटी कर उसको घूरा। ए जीजू, इतना क्यों हंस रहे हो? कहीं आप मेरी पावी का मजाक तो नहीं उड़ा रहे हैं? अगर ऐसा हुआ तो कह देती हूँ, छोड़ूंगी नहीं आपको, और आपको भी डॉक्टर साहब। सांवरी ने निर्मल और माधव को बारी बारी से अंगुली दिखाते हुए कहा, फिर पवित्रा की तरफ मुखातिब होकर, पावी, मुझे बहुत तेज गुस्सा और रोना आ रहा है। क्यों? मैं उठ रही हूँ देख, कहीं नीचे गिर गई तो तुम्हारे दांत टूट जाएंगे, निर्मल ने उसे चिढ़ाया। हाँ पावी देख, जीजू फिर चिढ़ा रहे हैं, उसने बच्चों की तरह शिकायत की। राजवंश जी, पवित्रा तुम अपने मियाँ को संभालो, मैं अपनी बीवी को संभालता हूँ। बहुत हुई नौटंकी, कहते हुए माधव ने सांवरी को अपनी गोद में उठा लिया। वो मचलने लगी तो माधव ने उसे डपट दिया। अगर अब तुम आराम से नहीं रही तो यहीं छत से नीचे फेंक दूंगा, समझी? और मैं मर गई तो मैं दूसरी शादी कर लूंगा। मतलब आप मुझे सच में प्यार नहीं करते हो ना? ये तो तुम बताओ कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ या नहीं, माधव ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा। सांवरी भी उसकी आंखों में देखते हुए ही गंभीर होकर कहती है, हाँ आप मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपनी जान से ज्यादा चाहते हैं, लेकिन सताते भी बहुत है। उसने माधव की कॉलर को पकड़कर खुद के करीब खींचते हुए कहा, लेकिन आज मेरी बारी है जानी। नशीली आंखों से तुम ना देखो बार बार, मैं नशीली आंखों से तुम ना देखो बार बार, बेचैनी सी हो रही है धड़कनों में मेरे यार, क्या बताया आपको जब से हो गया है प्यार। माधव ने सांवरी को डरा धमका कर, बहला फुसला कर भी मनाने की कोशिश की, मगर सांवरी तो ठहरी झल्ली, इतनी आसानी से कैसे क्यों मानती। अब उसे जरा सा मौका मिला नहीं कि वो ऊपर छत पर चढ़ गए चिल्लाने लगी, शोले की वीरू की तरह। पर किसी तरह पवित्रा ने उसे मनाते हुए शांत कर सुला दिया। माधव और निर्मल तो पहले से ही जानते थे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए क्या मायने रखती है। आज डॉक्टर बत्रा समेत सभी घर वालों ने भी देख लिया था। सांवरी पवित्रा के लिए एक छोटे शैतान मगर मासूम बच्चे जैसी है, तो वहीं पवित्रा सांवरी की पूरी दुनिया ही है। और मेजर सर, वो तो इनके पिता थे, वो अच्छी तरह से जानते थे कि
ये एक को किसी भी परिस्थिति में संभाल लेगी। कुछ भी कहिए, गांव की शुद्ध हवा की बात ही कुछ और है। और यहाँ की ये सिंदूरी सुबह, उफ क्या कहे, अल्फाज ही नहीं मिल रहे हैं। बिल्कुल सही कहा डॉक्टर आपने, इसीलिए मुझे जब भी मौका मिलता है मैं यहाँ चला आता था, लेकिन पिछले कुछ सालों में मौका ही नहीं मिल रहा है। मेजर सर और डॉक्टर बत्रा सुबह सुबह गांव की सैर पर निकले हुए थे। वैसे डॉक्टर, इससे भी खूबसूरत व्यू देखना चाहते हैं तो संगम घाट पर चलिए। वहाँ त्रिवेणी संगम घाट सूर्य दर्शन का एक अलग ही आनंद है। जी सर जरूर, लेकिन अभी मुझे थोड़ी ठंड लग रही है, लगता है फीवर आएगा, डॉक्टर बत्रा ने छींकते हुए कहा। ओ तो चलिए वापस हवेली चलते हैं, वहाँ गंगा भाभी के हाथ का कड़क काढ़ा पीकर आपका फीवर और कोल्ड दोनों फुर हो जाने वाले हैं। ऐसा क्या? हाँ डॉक्टर, ऐसा ही है। ऐसे ही दोनों बातें करते हुए हवेली वापस लौट आए, जहाँ गंगा जी समेत सभी लोग महादेव की आरती कर रहे थे। निर्मल चंदन घिस रहा था। पवित्रा तीनों बच्चों समेत गंगा जी के साथ खड़ी थी। फुलवा और बबलू भी वहीं थे, सिवाय सांवरी और माधव के। वो दोनों अभी भी सो रहे थे। गंगा जी ने उन्हें उठाने से मना किया था। आरती खत्म कर फुलवा ने सबको आरती देना शुरू किया कि तभी उसकी नज़र बत्रा पर ठहर गई। सफेद रंग की ट्रैक सूट में 5.5 फुट का उजली रंगत लिए बत्रा को देखकर 19 साल की फुलवा का दिल आज बड़ी जोर से धड़का था, लेकिन क्यों पता नहीं। हेलो मिस फाल्गुनी, आप ठीक है? बत्रा ने खुद को एकटक देखती फाल्गुनी को टोका। जी सर, आई एम फाइन, फुलवा ने झेपते हुए कहा। श्योर? यस सर श्योर, गुड। बत्रा ने सोचा उस दिन के हादसे से डरकर वो कुछ बोलना या पूछना चाहती है, तो एक डॉक्टर होने के नाते वो फुलवा से खुलकर बात कर रहा था ताकि वो झिझक ना महसूस करे। पवित्रा किचन में नाश्ते की तैयारी कर रही थी, तभी निर्मल दूध की भरी हुई बाल्टी रखने के बहाने आया और उसे काम में व्यस्त देख चुपके से पीछे से उसे अपनी बाहों में भर लिया। अरे क्या कर रहे हैं आप? कोई आ जाएगा। कोई नहीं आएगा, सब अपने अपने काम में बिजी है, निर्मल ने उसके कंधे पर अपनी चिन रखते हुए कहा। देख रहा हूँ आजकल तुम मुझ पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हो। पिछले 5 मिनट से मैं किचन में खड़ा था, तुमने एक बार भी नहीं देखा मेरी तरफ। अच्छा जी, ये तो बहुत बड़ी गलती हो गई। तो आप बताइए, आप पर ध्यान नहीं दे रही तो कहाँ ध्यान दे रही हूँ मैं? पवित्रा ने नाश्ता तैयार करते हुए कहा। चूल्हे में क्या? उसने हैरानी से निर्मल को पलट कर देखा। अरे मेरा मतलब ये पराठे तैयार करने पर था, और देखो ये खुशी से फूले भी जा रहा है, और मैं तुम्हारे इंतजार में सूखे जा रहा हूँ। निर्मल ने तवे पर फूलते पराठे की तरफ इशारा करते हुए कहा। उसकी बातें सुनकर पवित्रा हंस पड़ी। आप भी ना राजवंश जी, कोई पराठे से जलन करता है क्या? उसने दूसरा पराठा तवे पर डालते हुए कहा। हाँ मैं नहीं करता, ये तो तुम्हारा ही पराठा है जो मुझसे जलता है। देखो अब जल भुन रहा है एक साइड से। सच में पराठा जल गया था। ये सब आपकी वजह से हुआ है। एक तो पूरी रात परेशान करने के बाद भी जी नहीं भरा, और अब यहाँ भी। पवित्रा ने निर्मल की बाहों से निकलने की कोशिश करते हुए कहा। जान, ये जुल्म ना करो मुझ पे, यूं दूर मत जाओ, अपने इकलौते पति को यूं ना तरसाओ। ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही रसपान इन नर्म गुलाबी मुलायम लबों से कराओ। बहुत बुरे शायरा आप तो। पवित्रा की हंसी रुक नहीं रही थी। उसने इस तरह हंसते हुए देख निर्मल ने एक हाथ से उसकी चिन को उठाते हुए कहा। जान, कितने सालों बाद तुम्हें यूं हंसता हुआ देख दिल को कितना सुकून मिल रहा है, बता नहीं सकता मैं। मुझे भी याद नहीं मैं कब इतनी हंसी थी आपके जाने के बाद, तो हंसना होता क्या है मैं भूल ही गई थी। पवित्रा ने उसके सीने से लगते हुए कहा। सॉरी जान, लेकिन मैं भी मजबूर था। लेकिन अब नहीं, जितने तुमने आंसू बहाए हैं उससे दोगुनी खुशियों से तुम्हारा रोम रोम भर दूंगा। मुझे सिर्फ आप चाहिए, मेरी हर खुशी सिर्फ और सिर्फ आपसे है। और हम भी हैं। पा मम्मा। पीछे से परम और आनंद भी उन दोनों के पैरों से लिपट गए। और मुझे तो भूलने की गलती से कोशिश भी मत करना, वरना। शावरी ने भी निर्मल को धमकाते हुए उन चारों को हक कर लिया। तूने मुझे उठाया क्यों नहीं? सांवरी वहीं किचन के स्लैब पर बैठे हुए नींबू पानी पीते हुए पवित्रा से बात कर रही थी, ताकि तूफान थोड़ी देर और शांत रहे। पावी, तू मुझे तूफान कह रही है, जबकि मैं तो सुनामी हूँ। वैसे मैंने कल कुछ गड़बड़ की?
तो कुछ की बात कर रही है, ये पूछ क्या नहीं किया। अच्छा ये बता क्या नहीं किया। मैं नहीं बताऊंगी, जाकर माधव से पूछ ले। अरे वो फट्टू और झंडू डॉक्टर से क्या पूछना, वो तो मुझसे भी ज्यादा शर्मा रहे हैं। हाय कितने क्यूट लग रहे थे मेरे प्यारे डॉक्टर झंडू। मन तो कर रहा था कि कल रात। सांवरी कुछ आगे बोलती उससे पहले ही पवित्रा ने अपने हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। नालायक, अब ये तेरे जीजू ही नहीं जेठ भी है, और तू हमारे ससुराल में है। कब आएगी अकल तुझे, एक बच्ची की माँ बन गई है फिर भी। पवित्रा ने उसे घूरते हुए कहा। पर सांवरी भी कहाँ कम थी। ससुराल होगा तेरा, मैं तो तेरे पास हूँ, और जहाँ मेरी पावी वहाँ मेरा मायका। दूसरी बात, जीजू पहले मेरे जीजू ही है, बाद में जेठ बने हैं। तो ये जेठ वेठ गए तेल लेने, और सिर्फ मेरे जीजू। बिल्कुल सही, ये जो तुम्हें ठीक लगे वही सही। वैसे भी मैंने तुम्हें हमेशा अपनी छोटी बहन के साथ अच्छा और केयरिंग दोस्त माना है। निर्मल ने सांवरी के सर को सहलाते हुए कहा। और चढ़ाइए इसे सर पर, पता नहीं माधव का क्या हाल करती होगी ये आफत। पवित्रा ने उसके सर पर चपत लगाते हुए कहा। जीजू मुझे कुछ जलने की स्मेल आ रही है, सांवरी ने सूंघने की एक्टिंग करते हुए कहा। हाँ लग तो मुझे भी यही रहा है, निर्मल ने भी गंभीर होते हुए कहा। आपको क्या लग रहा है ये आप सोचते रहिए, लेकिन पहले मैं इस पगलेट की अक्ल ठिकाने लगा दूं। क्या खिकी कर रही है, चल, कहकर पवित्रा ने उसे हाथों से खींचते हुए उसी के कमरे में ले गई और मिरर के सामने खड़ा कर दिया। पागल लड़की, अपनी हालत तो देख। और ऐसे ही राजवंश जी के सामने चली गई। क्या सोच रहे होंगे अपने मन में। पवित्रा ने उसके गर्दन गाल पर उभर आए रेड मार्क पर इशारा करते हुए कहा। शावरी ने भी खुद को आईने में देखा और शर्माते हुए कहा। हाय मेरा झंडू डॉक्टर। चुप, और नहाने जा, पवित्रा ने फिर उसे डांटा। लेकिन सांवरी तो ठहरी एकदम झल्ली। रात पिया के संग जागी रे, सखी रात पिया के संग जागी रे। चैन पड़ा तो पिया के अंग लागी रे सखी, चैन पड़ा तो अंग पिया लागी रे सखी। रात पिया के संग जागी रे सखी। दिन बीतने लगे थे। जो हवेली बरसों पहले उजाड़ दी गई थी, आज वो खुशियों से चहक उठी थी। उस दिन के बाद दुर्जन सिंह ने हवेली का रुख नहीं किया। निर्मल को भी स्वाधीनता दिवस पर कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया, साथ ही उसे मेजर की रैंक से भी नवाजा गया। इन सब में कोई सबसे ज्यादा खुश था तो मेजर शेखावत थे। उनकी मेहनत और त्याग दोनों ही पवित्रा और सांवरी के रूप में सामने था। धीरे धीरे छुट्टियां भी खत्म होने को आई। गंगा जी ने सोचा सब ठीक हो गया है और बच्चे भी वापस चले जाएंगे, लेकिन उससे पहले एक मनोकामना पूर्ति यज्ञ करवा दिया जाए। आखिर गंगा जी की सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई थी। निर्मल सही सलामत वापस मिल गया था। उनका खोया हुआ बेटा सुजल माधव के रूप में मिल गया। और तो और उनकी बचपन की सखी नंदिनी की दोनों बेटियां उनके बेटे के जीवन संगिनी है। जिंदगी ने उनसे जो छीना था उसका दोगुना कर लौटाया भी है, परम आनंद मनस्वी के रूप में। इसीलिए वे माँ विंध्यवासिनी का धन्यवाद करना चाहती थी। ये यज्ञ करवा कर मंदिर के पुजारी से मिलकर उन्होंने पूजा और यज्ञ की शुभ तिथि और मुहूर्त निकलवा कर हवेली में सभी को बता दिया। साथ ही आसपास के 10 प्रमुख गांव और उनके प्रमुखों को भी न्योता भिजवा दिया गया। इस महापूजा में गंगा जी पूरे जागीर के सामने ये भी दिखाना और बताना चाहती थी कि राजवंशों की हवेली निर्वंश नहीं है, उनकी वंश वेल भी आगे बढ़ी है। जिन फूलों को दुर्जन सिंह ने कभी कुचलने की कोशिश की थी, आज वो अंगारे बनकर वापस लौट आए हैं। और जिस बात का सहारा लेकर वो भैरव सिंह की जागीर को कब्जाना चाहता था दुर्जन सिंह, उसका ये सपना इस जन्म में कभी भी पूरा नहीं होगा। इधर दुर्जन सिंह को भी भीम महायज्ञ और पूजा की खबर लग गई थी। इस महायज्ञ के पीछे गंगा जी की मनसा को वो भी अच्छी तरह से समझ रहा था, फिर भी शांत था। लेकिन ये शांति तूफान से आने की पहले की शांति थी, या दुर्जन सिंह सच में शांत हो गया था, ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा। हवेली के साथ साथ पूरे गांव में भी महायज्ञ की तैयारियां जोरों शोरों से होने लगी थी, जैसे कोई बहुत बड़ा उत्सव होने वाला है। डॉक्टर बत्रा को इन सब चीजों में कोई रुचि नहीं थी, इसीलिए वो वापस कश्मीर जाना चाहते थे। लेकिन गंगा जी के रिक्वेस्ट करने पर वो महायज्ञ तक रुक गए और सबके साथ ही वापस कश्मीर जाने के लिए मान गए।
इस बात से सबसे ज्यादा खुशी हुई फुलवा, जिसे नोटिस किया सांवरी ने पवित्रा को आवाज दी, जो मनस्वी को बेबी फूड खिलाने में बिजी थी। तूने फुलवा में कुछ चेंजेस नोटिस किया है आजकल? हाँ, वो उस दिन के बाद से काफी चुपचाप सी रहने लगी है। वो बात तो है, लेकिन तूने कुछ अलग से नोटिस किया? अब तू मुझे पहेलियां मत बुझा, साफ साफ बता, कहना क्या चाहती है? पवित्रा ने मनस्वी का मुंह साफ करते हुए कहा और सांवरी के सर पर टपली मारते हुए कहा। पवित्रा ने जैसे ही सांवरी के सर पर टपली मारी, उसे देखते ही मनस्वी खिलखिलाकर हंसने लगी और ताली बजाने लगी। हो, तुम अपनी मम्मा की पिटाई पर खुश हो रही हो? सांवरी ने मनस्वी को अपनी गोद में लेकर उससे शिकायत करते हुए कहा। छोटी है तो क्या, उसे भी मालूम है उसकी माँ के सर में दिमाग नहीं है। पवित्रा ने सांवरी का मजाक उड़ाते कहा और एक बार फिर से टपली मार दी। लेकिन पावी, माँ तो तू है, मैं तो मम्मा हूँ। इसका मतलब तेरे सिर में दिमाग नहीं है, समझी? मेरे पास बहुत सारा दिमाग है, शावरी ने अकड़ते हुए पवित्रा से कहा। हाँ, पता है कितना दिमाग है तेरे पास। चल अब मुद्दे पर आ, क्या बताना चाह रही थी तू फुलवा के बारे में? पवित्रा ने उसे पहले की बात याद दिलाते हुए कहा। देख पावी, गुस्सा मत होइयो, मैं घुमा फिरा कर नहीं, सीधे कहती हूँ। मुझे लगता है फुलवा उस बागड़ बिल्ले बत्रा की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। और तुझे ये कैसे पता? पवित्रा ने अपने दोनों हाथ बनाते हुए उससे पूछा। क्योंकि मैंने महसूस किया है, ऐसा हम सबके साथ वो नॉर्मली बातचीत करती है, लेकिन जब बागड़ बिल्ला की बारी आती है तो अचानक ही फुलवा के चेहरे पर चमक आ जाती है। उसके बात करने का अंदाज ही बदल जाता है। अभी देखना, कल वो जाने के लिए कह रहा था तो कितनी उदास हो गई, लेकिन माँ के कहने पर वो रुक गया तो कैसे चहक उठी थी वो। तू मान ना मान पावी, लेकिन आई एम 100% श्योर कि हमारी इकलौती ननंद रानी उस भूरी आंख वाले बिल्ली की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। ये सारे के सारे कान खजूरे मेरी किस्मत में ही क्यों लिखे होते हैं? सांवरी ने नौटंकी करते हुए अपना सिर पीट लिया। और बतरा सर? पवित्रा ने शंकित होते हुए पूछा। नहीं, मुझे नहीं लगता उस कान खजूरे को अभी कुछ एहसास है, वो तो तेरे ही पीछे पागल हुआ पड़ा है। सांवरी ने शरारत से एक आंख ब्लिंक करते हुए पवित्रा को चिमटी भरी और भाग गई थोड़ी दूर पर। शावी, तू पिटके मानेगी मेरे हाथों से। तुझे पता भी है तू क्या बोल रही है? अगर यहाँ किसी ने सुन भी लिया तो कितना बड़ा बवाल हो जाएगा। जानती भी है, कब आएगी अकल तुझे? तेरा मजाक मेरे लिए और बत्रा सर के लिए कितनी बड़ी मुसीबत खड़ी कर सकता है। पवित्रा ने दांत पीसते हुए बात की गंभीरता को सांवरी को समझाया। सांवरी को भी महसूस हुआ कि उसने मस्ती में क्या बोल दिया और इसका नतीजा खतरनाक भी हो सकता है। इसीलिए वो एकदम गंभीर हो गई, लेकिन उसे इतना गंभीर देखकर पवित्रा को अच्छा नहीं लगा। चल अब ये गंभीरता देवी वाला अवतार छोड़ और मेरी गिलहरी बन जा, लेकिन आइंदा से ध्यान रखिए, ऐसे मजाक नहीं, हम गांव में हैं। पवित्रा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए एक बार फिर समझाया। लेकिन सांवरी तो ठहरी सबसे निराली। उसने पवित्रा के कान पकड़कर माफी मांगी, जो कि उसकी बचपन की आदत थी। पवित्रा को भी हंसी आ गई। उन दोनों को ऐसे हंसते देख नन्ही सी मनस्वी भी ताली बजाकर हंसने लगी। दे तुलसी मैया वरदान इतना, मैंने जिसे चाहा मिला वही सजना। भाग जागे सच हुआ मेरा सपना, दे तुलसी मैया वरदान इतना। करवा चौथ व्रत कथा के बाद तुलसी करती पवित्रा और सांवरी एक साथ अपने घर संसार की खुशियों की प्रार्थना कर रही थी। वहीं निर्मल और माधव की नजर अपनी पत्नियों पर बनी हुई थी और गंगा जी अपना भरा पूरा परिवार देखकर भावुक हो गई थी, जिसे पवित्रा और सांवरी ने संभाल लिया था। राजवंश हवेली में आज सालों बाद कोई त्योहार मनाया जा रहा था, जिसकी चर्चा होना भी स्वाभाविक ही था। आस पड़ोस की सुहागन महिलाएं भी आज हवेली में ही पूजा करने आई थी। दरअसल वो देखना चाहती थी कि गंगा जी की दोनों बहुओं को हमारे तीज त्योहार, उनके नियम उन्हें पता भी है कि नहीं, या बस डॉक्टरी ही करनी आती है। कुछ लोगों की ऐसी ही मानसिकता होती है जो कभी नहीं बदल सकती। तभी उनमें से किसी ने गंगा जी से कहा, अरे बड़की मालकिन, दोनों बहुरिया को कछु नाच गाना आवत है कि नहीं, कि आज सूखे सूखे इतना खास दिन निपटाई दियो हो। अरे तनी गाओ बजाओ, हमें भी तो पता चले हमारी नई छोटी ठकुराइन में कौन कौन से गुण हैं। चलो शुरू हो जाओ दोनों बहनें। अरे हाँ हाँ मिस्टाइन, काहे नाही, हमारी दोनों भवें नाचेंगी भी और गाएगी भी, गंगा जी ने कहा।
और पवित्रा और सांवरी की तरफ देखा। दोनों ने अपनी पलकें झपका दी। पवित्रा ने एक नज़र निर्मल की तरफ देखा जो उसे ही अपलक देख रहा था और मंद मंद मुस्कुरा रहा था। दोनों में फिर आंखों से ही बातें हुई। तब तक फुलवा और सांवरी उसे खींच ले गई। मोहे आई न जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। सांवरी और फुलवा ने भी उसका साथ दिया। पवित्रा ने फिर से निर्मल को देखा और कुछ पुरानी यादें ट्रेन की सफर की ताजा हो गई। एक बार फिर से पवित्रा और निर्मल की निगाहें आपस में मिली। फिर पुरानी यादें ताजा हो गई जब दोनों एक दूसरे को अपने सपने में देखा करते थे। पवित्रा को वो समय भी याद आया जब शादी के बाद कुछ समय उसने निर्मल के साथ बिताया था और उसके बाद लंबी जुदाई बर्दाश्त की थी। धरती पर ना मेरे पेड़ लगे, बिन पिया मुझे सब गेड़ लगे। सांवरी और निर्मल उसकी मना स्थिति समझ रहे थे। पीछे से सांवरी ने स्टेप लेते हुए पवित्रा का साथ दिया। दोनों ने एक दूसरे के साथ सुर मिलाया। ऐसे ही करते धरते शाम से रात हो गई। सब हवेली के पीछे वाले आंगन में इकट्ठा हो गए। वहाँ एक छोटा सा कुंड भी बना हुआ है जिसमें रंग बिरंगी मछलियाँ थी। परम और आनंद की फेवरेट जगह थी। अभी भी दोनों वहीं कुंड के पास मचल रहे थे। निर्मल पवित्रा के लिए ये करवा चौथ बहुत खास था क्योंकि पहली बार दोनों साथ में इसे मना रहे थे। 6 साल के सफर में पवित्रा ने व्रत तो किया था लेकिन जिसके लिए किया था वो साथ नहीं था। लेकिन इस बार दोनों साथ थे। जीजू, ये चांद कब निकलेगा? सांवरी निर्मल के कंधे पर सर रखते हुए बोली। देखो ना, मेरी पावी का मुंह सूख गया है भूख के मारे। सही कहा बच्चा, लेकिन मेरी पवित्रा का नहीं, तुम्हारा मुंह सूख गया है भूख से। निर्मल ने उसके सर को सहलाते हुए कहा। वही तो मैं भी कह रही हूँ जीजू, मेरा मुंह सूख गया है मतलब पावी का भी सूख गया है। हम दोनों अलग तो है नहीं। जानता हूँ तुम दोनों अलग नहीं हो, इसीलिए ये नौटंकी मेरे सामने नहीं कि भूख लगी है। अच्छी तरह से जानता हूँ तुम्हें 4 दिन तक भूखे प्यासे रह सकती हो। ये हमारी ट्रेनिंग का हिस्सा भी रहा है। निर्मल ने उसके सर पर हल्की चपत लगाते हुए कहा। बिल्कुल सही कहा आपने बड़े भाई। पहले ये गिलहरी मुझे परेशान कर रही थी लेकिन माँ आ गई और ये मौका देखकर आपके पास पहुँच गई। माधव ने मनस्वी को गोद में लिए हुए कहा। जीजू, मुझे लगता है कोई जल रहा है, सांवरी ने कहा। लेकिन तुमसे कौन जलेगा? माधव ने आंखें टेढ़ी करते हुए कहा। आप जल रहे हैं मुझसे डॉक्टर साहब, क्योंकि मैं आपसे ज्यादा सुंदर लग रही हूँ, सांवरी ने इतराते हुए कहा। चल झूठी, माधव ने भी उसी की तरह इधर आते हुए कहा, जिसे देखकर निर्मल की और छोटी सी मनस्वी ठहाका लगाकर हंस पड़े और सबका ध्यान उन चारों की तरफ चला गया। का बात है बड़के भैया, बहुत हंसगुल्ले फुट रहे हैं यहाँ, बबलू ने मनस्वी को पुचकारते हुए निर्मल से कहा। मनस्वी अभी भी ताली बजाकर खिलखिला रही थी। कुछ नाही छोटे, तुम भी ब्याह कर लो, सब पता चल जाएगा, निर्मल और माधव ने आगे पीछे कहा। ब्याह और हम? नाही भैया, हम कुंवारे ही ठीक है। हमें हमारी आज़ादी बहुत ही ज्यादा प्यारी है, बबलू ने भी नौटंकी करते हुए कहा। लेकिन तभी बीच में फूलवा बोल पड़ी। अरे नहीं बड़के भैया, ऐसन कोनो बात ना है, ये बेताल झूठ बोल रहे हैं। वो आगे कुछ बोलती उससे पहले ही बबलू ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद कर दिया। अरे चुप कर चुड़ैल, जब देखो तब बिल्ली की तरह रास्ता काट जाती है, बबलू ने उसे धीरे से मगर दांत पीसते हुए कहा, जिसे निर्मल ने सुन लिया। ए छोटे, पहले बच्ची के मुंह से हाथ हटाओ और सुनो, खबरदार जो उसे ऐसे कभी डांटा तो पेड़ से उल्टा लटका दूंगा और छड़ी से भी पीटूंगा, मेरी बच्ची को परेशान करने के लिए। निर्मल ने मीठी सी झुड़की दी जिसे सुनकर सबके चेहरे पर मुस्कान आ गई और फुलवा भागकर निर्मल के सीने से लग गई। हाँ तो बताओ बच्चों, ये छोटा कितना खोटा है? निर्मल ने बबलू की तरफ घूरते हुए फुलवा से पूछा। वो कुछ बोलती उससे पहले ही पवित्रा की आवाज सुनाई दी। चलिए सभी, चांद निकल गया है। सभी जोड़े अपनी जोड़ियों में पूजा विधि पूरा कर रहे थे लेकिन सबके आकर्षण का केंद्र थे पवित्रा और निर्मल, क्योंकि दोनों ने ही एक दूसरे के लिए निर्जला व्रत रखा था। पहले निर्मल ने पानी पिलाकर पवित्रा का व्रत खुलवाया, पवित्रा ने भी वैसे ही निर्मल को पानी पिलाकर उसका व्रत खुलवाया। और जैसा कि दोनों के बीच हमेशा होता था, जबान कम और आंखों से ज्यादा बातें होती थी, अब दोनों ने वही किया। आंखों ही आंखों में दोनों ने एक दूसरे को प्यार जताया। काश कि मेरे लिए भी कोई व्रत करता, सांवरी ने माधव के हाथों में अपना व्रत खुलवाते हुए कहा। किसकी हिम्मत है जो मेरे सिवा तुम्हारे लिए कोई व्रत रखे? टांगे ना तोड़ दूं उसकी।
ओहो डॉक्टर साहब, क्या आप भी औरतों की तरह चलने लगते हैं? उससे जो ही नहीं, ये लीजिए, पानी पीकर व्रत खोलिए अपना। सांवरी ने माधव को चिढ़ाते हुए उसका व्रत खुलवाया। दूसरी तरफ फुलवा और बबलू की नोकझोंक चालू थी। बबलू कभी फुलवा की चोटी खींचता तो कभी उसके सिर पर टपली मार देता। फुलवा भी चिढ़कर उसे मारने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन वो भाग गया। वो भी उसके पीछे भागने लगी कि एकदम से चक्कर खाकर वो वहीं जमीन पर गिर पड़ी, जिसे देखकर सभी घरवाले परेशान हो गए। बत्रा ने जल्दी से उसे उठाकर अपनी गोद में उसका सर रख लिया और पानी मंगाकर उसके मुंह पर छींटे मारने लगा। कुछ पानी की बूंदें उसके मुंह में गिरी, जिससे उसे होश आ गया। लेकिन गंगा जी बबलू पर बरस पड़ी, फुलवा को परेशान करने के लिए। डॉक्टर बत्रा ने कहा कि उस हादसे के बाद ये बहुत ज्यादा अंदर से कमजोर भी हो चुकी है, इसीलिए इसका स्पेशल ध्यान रखना चाहिए। लेकिन सांवरी कुछ और ही सोच रही थी। उसने धीरे से पवित्रा को कोहनी मारी। देख पावी, डीडीएलजे में भी सिमरन ने राज के हाथों ऐसे ही अपना व्रत खुलवाया था। सांवरी ने धीरे से पवित्रा के कान में फुसफुसाकर कहा। पवित्रा ने उसे घूरते हुए कहा, तू माधव के हाथों खाना खाएगी या मेरे हाथों मार, दोनों चलेगा, क्योंकि दोनों की जान हूँ मैं। सांवरी ने बत्ती से दिखाते हुए कहा। महापूजा की तैयारी जोरों शोरों से चल रही थी, जिसमें पूरा राजवंश परिवार जी जान से लगा हुआ था। लेकिन सबसे ज्यादा अगर कोई व्यस्त था तो वो निर्मल। उसे ना पवित्रा के लिए समय मिलता था, ना अपने बच्चों को समय दे पा रहा था। मम्मा पा तो यहाँ आकर हमें भूल ही गए, आनंद ने अपना अंगूठा चूसते हुए कहा। और ऐसा तुम्हें क्यों लगता है? पवित्रा ने उसके मुंह से अंगूठा निकालते हुए पूछा। 2 डेज हो गए हैं मगर मुझे पा नहीं मिले। वहाँ कश्मीर में तो हमेशा मेरे साथ होते थे, पर यहाँ आकर फिर से भूल गए, आनंद ने रोनी सूरत बनाते हुए कहा। इससे पहले कि पवित्रा कुछ कहती, परम बोल पड़ा। वो इसीलिए बुद्धू, वहाँ पर पा के पास टाइम ज्यादा था और यहाँ पर महापूजा की वजह से हमारे पा के पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा हो गई है, इसीलिए पा के पास टाइम नहीं है। मैंने सही कहा ना मम्मा? परम ने पवित्रा की तरफ देखते हुए पूछा। मेरा बच्चा कितना समझदार हो गया है, पवित्रा ने मन ही मन सोचा। बिल्कुल सही कहा तुमने परम, तुम्हारे पा के पास अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसीलिए वो ज्यादा बिजी हो गए हैं। बट आई प्रोमिस, जिस दिन ये सारा काम फिनिश हो जाएगा उस दिन मेरा और तुम्हारे पा का सारा टाइम सिर्फ तुम दोनों के लिए, ओके? पवित्रा ने उन दोनों को गले लगाते हुए कहा। लेकिन मम्मा, मैं अभी पा को बहुत ज्यादा मिस कर रहा हूँ, मुझे अभी पा से मिलना है, आनंद ने फिर ठुनकते हुए कहा। इससे पहले कि पवित्रा कुछ कहती, पीछे से निर्मल की आवाज आई। मैं भी तुम दोनों को बहुत मिस कर रहा था, देखो, इसीलिए जल्दी जल्दी सारा काम फिनिश कर दौड़ा चला आया अपने परम और आनंद के पास, उनसे मिलने के लिए। पा! दोनों बच्चे खुशी से चिल्लाते हुए निर्मल से लिपट गए। पवित्रा की आंखों में देर से देखकर हल्की नमी उतर आई। अम्मा! चौखट पर मनस्वी अपने घुटनों के बल चलते हुए आ रही थी और उसके पीछे सांवरी दूध की बोतल लिए उसे आवाज दे रही थी। लेकिन सामने पवित्रा को वो उसकी तेजी से जाने लगी। छोटी सी मनस्वी की ऐसी शैतानी देख निर्मल और पवित्रा हंस पड़े। आगे बढ़कर पवित्रा ने उसे अपनी गोद में उठा लिया। वो छोटी सी शैतान उसके सीने से लगकर छुप गई। निर्मल ने अपनी माँ गंगा जी से मिलकर उन्हें सारी तैयारियों के बारे में बता दिया था। साथ ही उसने बबलू को भी सुरक्षा की सख्त हिदायत दी थी। एक बार पूरी हवेली का जायजा लेने के बाद वो अपने कमरे में आया तो वहाँ पवित्रा नहीं थी। कुछ सोचकर वो दूसरे कमरे में गया, जहाँ उसकी उम्मीद के मुताबिक पवित्रा थी। वो अपनी माँ नंदिनी के कमरे में उनकी तस्वीर के सामने खड़ी थी। एक पल के लिए इस तस्वीर और पवित्रा को देखकर निर्मल भी ठिठक गया, मानो वो तस्वीर न होकर आईने के सामने खड़ी है। पवित्रा, निर्मल ने उसे आवाज दी। जी, माँ की याद आ रही है? निर्मल ने पूछा। उसकी बात सुनकर पवित्रा की आंखें भर आई। उसने निर्मल के कंधे पर अपना सर रखते हुए, काश मैं भी इतनी भाग्यवान होती कि माँ की कुछ यादें मेरे पास भी होती। कभी कभी भगवान इतना निर्दयी क्यों हो जाता है राजवंश जी? निर्मल उसके शब्दों में छुपे गहरे दर्द को समझ रहा था। ये भगवान की मर्जी नहीं थी पवित्रा, ये उस नीच इंसान की वजह से हुआ जिसे मैं छोड़ूंगा नहीं। पवित्रा, छोड़ूंगा नहीं उसे, निर्मल ने मन ही मन कहा। लेकिन फिर पवित्रा की तरफ देखते हुए उसे छत पर ले गया। पता है पवित्रा, अगर नंदिनी माँ हमारे बीच होती तो मैं उनका दिल से धन्यवाद देता हूँ। वैसे धन्यवाद तो मैं अभी उन्हें देता हूँ, लेकिन तब कुछ और बात होती। निर्मल ने थोड़ा शरारती होते हुए पवित्रा से कहा। आपकी जान बचाने का धन्यवाद? पवित्रा को यही लगा, नहीं, अपनी ही परछाई को
मेरी ज़िंदगी बनाने के लिए, मेरी किस्मत के साथ मेरी सांसों के तार जोड़ने के लिए, तुम्हें मेरे लिए बचाने के लिए, वरना इतनी खूबसूरत बीवी मुझे कहाँ मिलती। निर्मल ने उसकी चिन उठाते हुए हल्के से पवित्रा के नर्म मुलायम होठों को छू लिया। पवित्रा भी लज्जा कर निर्मल के सीने में छुप गई। पवित्रा, हमारी शादी को इतने साल बीत गए, मगर तुम आज भी बिल्कुल वैसे ही शर्माती हो जैसे पहली बार मिलने पर शर्माई थी। निर्मल ने पवित्रा को अपने सीने से सटाते हुए कहा। फिर थोड़ा गंभीर होते हुए उसने कहा, लेकिन जो वक्त हमें मिलना चाहिए था वो मिला ही कहाँ। लेकिन अब तो मिल रहा है। पवित्रा ने उसकी आवाज में उदासी भांपते हुए तुरंत ही कहा, वो इसे ही यादगार बना लेते हैं। जान, तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आता है? नहीं, क्योंकि मेरे गुस्से पर आपका प्यार भारी है राजवंश जी। पवित्रा ने उसके बालों में अपने हाथ फेरते हुए कहा। छत पर रखे झूले पर दोनों बैठे बातें कर रहे थे। निर्मल पवित्रा की गोद में सिर रखकर लेट गया था। दोनों ही अपने ये खूबसूरत पल एक दूसरे के साथ बांट रहे थे। लेकिन पवित्रा को खामोश देख निर्मल ने उसे टोका। क्या हुआ जान, तुम अचानक से उदास क्यों हो गई? पता नहीं राजवंश जी, एक साथ इतनी सारी खुशियां मिली है कि मन डरने लगा है। हमेशा एक अनाथ की जिंदगी जी है ना, और रिश्तों के नाम पर सिर्फ शादी ही थी मेरे पास। लेकिन जब से आप मेरी जिंदगी में आए, कितने सारे रिश्ते दिए मुझे। यहाँ तक कि मुझ अनाथ को उसके जन्म देने वाले माता पिता भी मिल गए। लेकिन श्श, कोई लेकिन वेकिन ना ही, बेकार में डरने की जरूरत है। मैं हूं ना तुम्हारे साथ हमेशा के लिए। और खबरदार, जो खुद को कभी अनाथ कहा तो तुम कभी अनाथ थी ही नहीं। जिसके पास सावी जैसी बहन और दोस्त हो, वो अनाथ कैसे हो सकती है? फिर शेखावत सर थे ना तुम दोनों के पीछे, बस उन्होंने कभी तुम दोनों को इसका एहसास नहीं होने दिया। निर्मल ने उसे अपने गले से लगाते हुए कहा। लेकिन राजवंश जी, वो आदमी कुछ नहीं कर पाएगा। मैं हूं ना, पर मैं चाहती हूँ वो कुछ करे और मैं उसका। पवित्रा ने मन ही मन खुद से कहा। तो दोस्तों, आगे क्या होगा? क्या पवित्रा उस दुर्जन सिंह से बदला ले पाएगी? जानने के लिए इस कहानी का अंतिम भाग जरूर देखें, जो बहुत जल्द ही इस चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। धन्यवाद।